नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RUHS स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग प्रीवियस ईयर 2020 में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, sp2 संकरण। लेकिन कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर फ्लोरीन का संकरण भी पूछ लेता है, जो कि sp2 होता है, और कभी कभी डायमंड का भी पूछ लेता है। तो दोस्तों आप डायमंड और फ्लोरीन इनका संकरण भी ध्यान रखिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। षटकोणीय आदक एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या होगी। ऑप्शन से हैं 8, 6, 2, 12। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर डी, 12। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसमें जो आयनिक क्रिस्टल के प्रकार होते हैं NaCl यानी कि रॉक साल्ट टाइप, CaCl टाइप, जिंक सल्फाइड, ZnS टाइप जिसे कहते हैं जिंक ब्लेड टाइप, ये जो होते हैं इनमें समन्वय संख्या या फिर ज्यामिति या फिर इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। या फिर प्रति इकाई कोष्टिका में संख्या पूछ ली जाती है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में जो त्रिज्या का अनुपात होता है वह भी पूछ लिया जाता है, तो आप दोस्तों उनके बारे में भी ध्यान रखिए। जैसे कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है रॉक साल्ट, इनमें जो होता है यानी कि NaCl यानी कि रॉक साल्ट, कौन सा? रॉक साल्ट। इनमें पूछ लिया जाएगा कि इसकी समन्वय संख्या क्या होगी। तो इसकी समन्वय संख्या होती है 6, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही इस प्रकार आप CaCl टाइप, ZnS टाइप, CaF2 टाइप इनका भी ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13 से 15 का नहीं है दोस्तों? तो जो आप ये क्वेश्चन है ये पीरियोडिक टेबल से हैं दोस्तों, तो आपको इसके लिए जो 13, 14 और 15 वाली जो लाइन है पीरियोडिक टेबल में वो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम और फास्फोरस दे रखा है, यह है एल्यूमिनियम और फास्फोरस दोस्तों, यह इन्हीं लाइनों में से आता है। और इसमें पूछा है 13, 14 और 15 का नहीं है, तो आंसर नंबर ए तो नहीं होगा दोस्तों। GAAS, तो दोस्तों GA और AS भी इन्हीं में आता है दोस्तों। और जो होता है CDSE, तो दोस्तों इनमें कहीं भी CDSE नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह 13 से लेकर 15 में से किसी भी समूह का मेंबर नहीं है दोस्तों। और जो चौथा ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं, इनमें दे रखा है INSB, तो IN इसी का सदस्य है दोस्तों, और SB यह दे रखा है, तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उदाहरण धनात्मक विचलन का नहीं है दोस्तों? तो ये है सॉल्यूशन चैप्टर से दोस्तों, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, जो इसमें पूछा गया है, उदाहरण पूछे गए हैं धनात्मक विचलन वाले। ये धनात्मक विचलन का नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो प्रकार के विलयन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। और जो नॉन आइडियल होते हैं वह होते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के दोस्तों। तो इनके आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे कि देखते हैं आइडियल जो सॉल्यूशन होता है, इनकी एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों, जहाँ से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो यहाँ दे रखे हैं दोस्तों, आप इनको जरूर याद कर लेना। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है N ब्यूटाइल ब्राइड प्लस N ब्यूटाइल क्लोराइड। और दूसरा जो एग्जाम्पल है एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। तीसरा जो एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। जो चौथा एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का वह है N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन दोस्तों। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। तो दोस्तों आपको इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेने चाहिए, ये कई बार रिपीट होते हैं।
तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसकी एग्जांपल है CH3OH प्लस H2O, C2H5OH प्लस H2O, CH3OH प्लस CCl4 और एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस CH2 और एसीटोन प्लस एथेनॉल, CCl प्लस टोलुइन। ये है पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2O प्लस HCOOH, CH3COOH प्लस H2O, CHCl3 प्लस C6H6, CH3COOH प्लस पायरिडीन, CH3OH प्लस CH3COOH। दोस्तों तो निम्न में से कौन सा उदाहरण धनात्मक विचलन का नहीं है? तो देख लेते हैं कि मेथिलोन प्लस पानी। तो दोस्तों जो मेथिलोन प्लस जो पानी होता है यह धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल है दोस्तों। क्यों? ये मेथेनॉल प्लस पानी यह धनात्मक विचलन का हो गया और इसमें पूछा गया धनात्मक विचलन का नहीं है। एसीटोन प्लस एथेनॉल, तो देखते हैं एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, तो ये रहा एसीटोन प्लस एथेनॉल वाला। तो दोस्तों ये भी धनात्मक डेविएशन का एग्जाम्पल है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर सी है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी कौन सा, यानी कि एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोस्तों ये भी हैं पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दोस्तों। और क्वेश्चन में पूछा गया है धनात्मक विचलन का नहीं है एग्जाम्पल, तो ये हो गया आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से ही है। वहाँ पे जो तो दोस्तों क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो दोस्तों प्रासरण दाब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हिमांक में अवनमन भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्वथनांक में उन्नयन भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये वाला आंसर चला जाएगा दोस्तों। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, इनको भी आप ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आदर्श विलयन का गुण नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन आदर्श विलयन का गुण नहीं है? तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान भी 0 होता है, यह रोल्स नियम का पालन करता है, इसके लिए डेल्टा वी का भी मान 0 होता है। तो आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आदर्श विलयन के बारे में आप ये भी जानकारी ध्यान रखिए कि इसके लिए जो डेल्टा एस होता है इसका मान पॉजिटिव होता है दोस्तों, और डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। कभी कभी अनादर्श विलयन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन वाला और ऋणात्मक विचलन वाला, तो इनके भी डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा एस और डेल्टा जी का मान याद रखिए आप। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल के 1 मोल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी? तो आंसर नंबर बी। इस क्वेश्चन को आप घर पे सोल्व कीजिए, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन है जब सीसा संचायक सेल चार्ज होता है तो दोस्तों इसके लिए आपको जो सीसा संचायक सेल है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। तो इसकी जो चार्जिंग की रिएक्शन है वह है उसका जो एनोड होता है सीसा संचायक सेल का, उसका जो एनोड पे तो होता है ऑक्सीडेशन, तो उसकी रिएक्शन है PbSO4 प्लस 2H2O से बनता है PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होता है कैथोड पर,
तो वहाँ की रिएक्शन है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं Pb प्लस SO4। जब सीसा संचायक सेल चार्ज होता है तो इसका आंसर है PbSO4 नष्ट होता है। देख लीजिए यहाँ पर PbSO4 नष्ट हो रहा है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट 7.239 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड की पावर -1 है, तब अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछा हुआ है इसमें दोस्तों। तो इसके लिए आपको के का जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए। तो के का फॉर्मूला है मोल की पावर 1 - n इंटू लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड की पावर -1 दोस्तों। तो जब आपके लिए आप इस फॉर्मूले में n का मान रखेंगे तो n का मान होता है दोस्तों 1। जब 1 रखोगे तो आप 1 - 1 तो मोल ख़त्म हो जाएंगे, मोल की पावर 0 आएगी दोस्तों। और यहाँ पर भी लीटर की पावर 0 आएगी और सेकंड इन्वर्स के का मात्रक होगा सेकंड इन्वर्स। तो दोस्तों जब अपन ने n का मान 1 रखा है तब के का मात्रक आया है s की पावर -1। तो आप मात्रक से इसका कोटि निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि हो गई है 1। तो आंसर नंबर डी जाएगा। n की जगह आप जब 2 रखोगे तो इसका अलग आंसर आएगा दोस्तों। आप अभिक्रिया की कोटि का मान रख के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो इसके लिए आपको के का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो के का जो फॉर्मूला है वह होता है 2.303/10 log A/A-x। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो यहाँ से के का मान निकल के आता है 0.693/T²। तो यहाँ पर के का मान रखेंगे तो के का मान तो दोस्तों यहाँ पर के की जगह नीचे आ जाएगा 0.693 और ऊपर चला जाएगा T²। तो जो शुरू में ए का मान था वह था 100। तो 90% पूर्ण हो गई अभिक्रिया। तो x का मान हो गया है 90। तो 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10 आएगा दोस्तों। और 10 में से 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आएंगे। और log 10 का मान होता है 1 दोस्तों। तो इस प्रकार k का मान आ जाएगा 3.3 T², मतलब कि T² का 3.3 गुना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऋण आवेशित कोलॉइड सोल नहीं है। पूछा गया है ऋण आवेशित कोलॉइड सोल नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो जो पॉजिटिव सोल होता है उसकी एग्जाम्पल देख लीजिए आप दोस्तों। इसके जो है एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड और हाइड्रेट मेटल ऑक्साइड। तो जो हाइड्रेट मेटल ऑक्साइड है उसका Al2O3.X.H2O ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल होगा CrO3.XH2O। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया है Fe2O3.X.H2O दोस्तों। मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो गए TiO2AH2O3। इसी प्रकार बेसिक डाई में मेथिलीन ब्लू हीमोग्लोबिन ये हो गए हैं दोस्तों। नेगेटिव सोल्स के एग्जाम्पल हैं कॉपर Ag Au AH2S3 Sb2S3 CdS ये हो गए दो एग्जाम्पल। एसिडिक डाई में हो गए
कोंगो रेड ओइसिन, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मेथिलीन, मेथिलीन नील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि है दोस्तों, मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि है डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा दोस्तों आंसर नंबर सी, डायलिसिस के द्वारा ही मानव रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण संख्या संबंधित है दोस्तों, तो स्वर्ण संख्या संबंधित है, इसके लिए आपको स्वर्ण संख्या की परिभाषा याद होनी पड़ेगी दोस्तों। आप इसकी परिभाषा देखोगे तो इससे मालूम चल जाएगा कि स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर सी, रक्षण कोलाइड से। यह उसकी परिभाषा में मेंशन है दोस्तों, आप इसकी परिभाषा याद कर लेना। और रक्षण क्षमता जो होती है स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका भी आप ध्यान रखिए दोस्तों। कई बार वो पूछ लेता है कि रक्षण क्षमता जो होती है स्वर्ण संख्या से किस प्रकार संबंध रखती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कॉपर मेट कौन सा है। तो इसके लिए आपको पहले से फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉपर मेट का जो फॉर्मूला है वह होता है Cu2S प्लस FeS। ये आपको पहले से फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों। तो ऑप्शन है कॉपर, जिंक, Ba और एल्यूमिनियम। तो इसके लिए आपको अयस्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि धातु चैप्टर में मिलेगा। तो आंसर है आंसर नंबर डी, एल्यूमिनियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी विधि से अमोनिया गैस बनाई जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर है हेबर विधि से। हेबर विधि से अमोनिया गैस बनाई जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्षारीयता का सही घटता क्रम कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। क्षारीयता का क्रम पूछ लेता है या फिर अम्लता का क्रम पूछ लेता है दोस्तों कई बार। तो जो हाइड्राइड होते हैं दोस्तों, तो हाइड्राइड में जब अपन एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं हाइड्राइड में, तब भी अम्लीयता बढ़ती है दोस्तों। और जब पी ब्लॉक में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे की तरफ जाने पर हाइड्राइड में अम्लीयता बढ़ती है दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है NH3PH3 ASH3 SbH3। तो जो नाइट्रोजन वाला जो समूह है NPASSB, तो नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ रही है, मतलब क्षारीयता घट रही है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है क्षारीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो NH3 अधिक क्षारीय होगा और नीचे वाले जो समूह हैं ये कम क्षारीय होंगे दोस्तों, क्योंकि वो अधिक एसिडिक है। तो इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आप अम्लता का क्रम भी देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोरोपिक्रीन का सूत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर ए। दोस्तों आपको जो पॉलीमर चैप्टर है केमिस्ट्री का वो भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र है, तो इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर ए दोस्तों। आपको पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, पॉलीएमाइड के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के भी आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए दोस्तों। यह भी याद होने चाहिए नियोपिक्रीन किसका पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन किसका पॉलीमर है दोस्तों। ये जरूरी है, आप पॉलीमर चैप्टर को जरूर याद कर लेना दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हास्य गैस है दोस्तों, यह भी आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है Ap+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखते हैं कि Ap+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह 4s2 3d6 होते हैं। आयरन +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए। अब 3d6 में बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको भरते हैं। तो इनका भरने के लिए इनका भरने का क्रम है 1 2 3 4 5। अब इनको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा दोस्तों। तो 6 हो गए हैं। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 4। तो इसका आंसर जाएगा ए। Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? डी ब्लॉक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज के द्वारा प्रदर्शित की जाती है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, इसका आंसर होएगा, आंसर नंबर ए, मैंगनीज के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये डायरेक्ट दे रखा है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है दोस्तों +3 लेंथेनाइड की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल में एलिमेंट होता है। क्लोरोफिल में एलिमेंट होता है दोस्तों। तो जब आप क्लोरोफिल का चित्र देखेंगे तो आप उनको मालूम चलेगा कि उसमें जो क्लोरोफिल बना हुआ होता है उसमें मैग्नीशियम होता है दोस्तों। मैग्नीशियम, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ये भी कई बार रिपीट होता है दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। K3 आयरन C2O4 का होल थ्राइज में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो दोस्तों ये ऑक्सीकरण अवस्था पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों कि जो पोटेशियम होता है इस पर आवेश कितना होता है? 1 आवेश होता है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? 3। और अपन को ऑक्सीकरण अवस्था किसकी निकालनी है? आयरन की। तो इसके लिए लिख देंगे X। और C2O4 पर कितना आवेश होता है दोस्तों? ये आपको याद रखना चाहिए। C2O4 पर होता है -2 आवेश। -2 आवेश होता है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? 3 है। 3 है इसकी, बराबर 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -2 × 3 तो -6 हो गया है इसकी जगह। यहाँ पर आ जाएगा -6x और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये होगा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करने पर यहाँ आएगा -3 + x बराबर 0। ठीक है, अब -3 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आएगा 3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है 3। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण अवस्था पर कई बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा दोस्तों। तो आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीख लीजिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? निम्न में से कौन से यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो देखते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए CHCl3, इसका संकरण है sp3। तो जब ये अपन इसमें इनको जमाएंगे तो Cl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर है और ऊपर है हाइड्रोजन। तो इसमें दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन का En का मान ज़्यादा होता है, तो इसको इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। और हाइड्रोजन का En का मान कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर कम खींचेगा। तो ये क्या होएगा, इनका En आपस में जो होएगा बैलेंस नहीं होएगा दोस्तों। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है। तो जैसे ही CHBr3 में भी द्विध्रुव आघूर्ण है, इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर है CH4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन नीचे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, दूसरा हाइड्रोजन नीचे,
और तीसरा हाइड्रोजन भी इधर खींचेगा दोस्तों और चौथा ऊपर। तो ये जो चारों हाइड्रोजन है ये है sp3 जो संकरण होता है इसमें बराबर 109 डिग्री पे होते हैं ये। तो ये इनका EN आपस में क्रॉस हो जाएगी दोस्तों, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आएगा। तो इसका वो आंसर होगा आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SN2 में कौन सी रासायनिक प्रजाति बनती है दोस्तों? तो आपको इसके लिए SN1 SN2 में अंतर याद होना चाहिए दोस्तों। तो जो SN1 अभिक्रियाएँ, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और SN2 अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है दोस्तों। SN1 में जो बनते हैं कार्ब केटायन बनते हैं, कार्ब एनायन बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया में? SN1 में। और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि स्टेबिलिटी के अनुसार प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन SN2 अभिक्रिया में दोस्तों ना तो केटायन बनते हैं, ना एनायन बनता है, ना फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ सिर्फ बनती है संक्रमण अवस्था। तो इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वह होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है फ्रिंगटिन अभिक्रिया में क्या होता है? फ्रिंगटिन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन नंबर बी हेलोजिनेशन, ऑप्शन नंबर 3 है हेलोजन एक्सचेंज दोस्तों। तो इसका आंसर होएगा आंसर नंबर सी, हेलोजन विनिमय होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। आपको क्लीमेंसन रिडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, उसको भी याद कर लेना आप। कई बार क्वेश्चन आते हैं, स्वीडन बोमेन रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है तो याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्टर मेयर विधि में कौन सा रंग प्राथमिक एल्कोहल का सूचक है दोस्तों? तो विक्टर मेयर विधि का यूज किस लिए किया जाता है? विक्टर मेयर विधि का यूज किया जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं इनको अलग करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए इनका यूज किया जाता है दोस्तों। तो जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है उस विधि में ये रेड कलर देता है, और 2 डिग्री एल्कोहल ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री एल्कोहल कलरलेस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा गया है विक्टर मेयर विधि में कौन सा रंग प्राथमिक एल्कोहल का सूचक है? तो रेड कलर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, रेड कलर सूचक है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एल्कोहल का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यह एल्कोहल का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एथेनेल होता है ये एक एल्डिहाइड है दोस्तों, CH3CHO। इसके लिए आपको एथेनेल क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है या ब्यूटानॉल क्या होता है, इनके फॉर्मूले आपको तब मालूम होंगे दोस्तों जब IUPAC नाम अच्छी तरीके से याद कर लोगे। क्योंकि एथ का मतलब होता है 2 कार्बन और एल का मतलब होता है एल्डिहाइड दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी में एथ का मतलब 2 कार्बन हो गया और ओल का मतलब हो गया है एल्कोहल, इसीलिए ब्यूटानॉल में भी यही हो गया है। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन और ओल का मतलब हो गया है OH दोस्तों। तो आपको IUPAC नाम जरूर याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि IUPAC नाम से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दुग्ध शर्कराएं दोस्तों। तो दुग्ध शर्कराएं ग्लूकोज दोस्तों, ये भी आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंक Hg एंड कंसंट्रेशन HCl क्या है दोस्तों? नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है क्लीमेंसन अपचयन में उपयुक्त अपचयी कारक कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए आपको मालूम होनी चाहिए कि क्लीमेंसन रिएक्शन कौन सी है। मैंने कहा था दोस्तों आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो होती है नेम रिएक्शन, इनको ज़रूर याद कर लेना चाहिए, कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है उसमें जो रिएजेंट होता है वह होता है जिंक Hg कंसंट्रेशन HCl दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सी जांच से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान नहीं की जाती दोस्तों? पहचान नहीं की जाती। तो ऑप्शन थे आइसोसाइनाइड टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, टोलेंट टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा डी से दोस्तों, इससे नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, जो होता है हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है, इससे भी इसकी पहचान की जाती है। इसमें जो 1 डिग्री एमीन जो होता है वो सोल्यूबल होता है दोस्तों, और 2 डिग्री एमीन इनसोल्यूबल, और 3 डिग्री एमीन होता है वह रिएक्शन ही नहीं करता। जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट के दीजिए या मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कीजिए, इसमें 1 डिग्री एमीन होता है तीव्र अभिक्रिया करता है, 2 डिग्री एमीन नो रिएक्शन, और 3 डिग्री एमीन भी नो रिएक्शन। ये भी कोई रिएक्शन नहीं करता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूले जरूर याद कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो जो यूरिया का सूत्र होता है दोस्तों, वह होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2, यह होता है दोस्तों। और तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं नई वीडियो में जो प्रीवियस ईयर जो BSc नर्सिंग RUHS में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराने जा रहा हूं दोस्तों। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए दोस्तों, मैं उसको अगली वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।